ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक। ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बैठक। सिचुएशन रूम में ट्रंप ने बैठक की। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये मीटिंग की गई है। बैठक में ट्रंप की पूरी वॉर कैबिनेट मौजूद रही। बैठक में युद्ध फिर से शुरू करने पर चर्चा हुई। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर है सीज फायर, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है घाटी में, अशांति का माहौल तो अभी भी है। ऐसे में सीज फायर के मायने क्या है? और जो रुख है ईरान का हो चाहे अमेरिका की बात हो, दोनों का ही रुख ऐसा लचर है कि लगता नहीं दोनों एक साथ बातचीत के लिए एक टेबल पर, एक मेज पर आ पाएंगे। और इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ चुका है कि करके तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नासिर खान भी जुड़ रहे हैं। साथ साथ मेहमान है ग्रुप कैप्टन आशीष साहे, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। अजिताभ सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार नासिर कर लेते हैं। नासिर, क्या जानकारी मिल रही है सिचुएशन रूम में हुई बैठक को लेकर? कहा जा रहा है कि फिर से युद्ध करने को लेकर चर्चा। देखिए, जिस तरह से मेंशन किया गया है कि सीज फायर जो है वेंटिलेटर पे है, उसके बाद जो है वॉर रूम में बैठे कर लेना, सिचुएशन सारी जो है मॉनिटर कर लेना, उसके साथ साथ जो है नेतन्याहू से भी बात कर लेना। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीज फायर जो आखिरी सांसें ले रहा है कि आज नहीं तो कल जो सीज फायर जो है वो टूट सकता है। उसके बाद जो फ्यूचर प्लानिंग जो लगातार बनी हुई है, जो स्थिति बनी हुई है, उसे कहीं ना कहीं लगता है कि जो फ्यूचर वॉर जो है वो बिगिन कभी भी हो सकता है। जैसे कि ट्रंप ने खुद भी कल कहा कि किसी भी हाल में जो यूरेनियम है हम लेकर रहेंगे। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, दोनों जो है वॉर के मूड में है। और वही अगर दूसरी तरफ देखा जाएगा, ईरान भी जो है पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान की तरफ से जो है क्लियर स्टेटमेंट आई है, कुछ भी हो, चाहे किसी भी तरह का ऑपरेशन हो, हम उसे निपटने के लिए तैयार है। हम भी जो है पूरी तरह अपनी तैयारी कर चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा, जिस तरह सिचुएशन बनी हुई है मिडल ईस्ट में बिटवीन ईरान एंड यूएस एंड इजराइल, तो उससे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले दिनों में जो है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि सीज फायर जो है वेंटिलेटर है वो कभी भी टूट सकता है, और कभी भी जो है हमें ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ एयर स्ट्राइक्स भी जो है देखने को मिल सकती है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस टाइम इजराइल जो है लेबनान पे कंटिन्यूसली हिजबुल्लाह के कैंप्स पे या हिजबुल्लाह के जगहों पे जो है लगातार एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। और कल फिर से एक बार जो है मीटिंग रूम में बात कर लेना, वरिष्ठ जो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स है या डिफेंस जो आर्मी के चीफ्स वहां पे है, उनके साथ जो है मीटिंग कर लेना। उसके बाद नेतन्याहू से भी बात कर लेना। कहीं ना कहीं मोनिका, आने वाले दिनों में जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो सीज फायर वेंटिलेटर पे है, तो कहीं ना ये अब दूसरा रुख जो है लेने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रहेगी। लेकिन कुल मिला के अगर इस टाइम देखेगा, हालात जो है दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं मिडल ईस्ट में, जिसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ता है। जी मोनिका। ठीक है साई साहब, संवर्धित यूरेनियम निकालने के लिए ईरान पर हमले शुरू हो सकते हैं, या फिर जैसा कि कहा गया ट्रंप की तरफ से कि संवर्धित यूरेनियम तो ले लेंगे, कैसे ले लेंगे? पहले यूएस प्रेसिडेंट ने कई बार बोला है कि हम और ईरान, मतलब यूएसए और ईरान मिलकर उसे निकालेंगे। देखिए, ये उसी लोकेशन की बात कर रहे हैं जहां इन्होंने लास्ट ईयर जून में B-2 से बम्बार्डमेंट की थी और काफी हेवी रबल्स क्रिएट किए हुए। तो मेरी असेसमेंट के हिसाब से वो जो सेंट्रीफ्यूज जिसके अंदर ये केमिकल्स पड़े होंगे, एनरिच्ड यूरेनियम का स्टोरेज पड़ा होगा, वो काफी मैसिव कई टन्स के रबल्स में होगा। और हालांकि हमने उसके कुछ महीनों के बाद देखा कि ईरान जो ओवर द सरफेस कंस्ट्रक्शन था इन इलाकों में, इस्फहान इंक्लूडेड, उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा था, रिपेयर्स कर रहा था, लेकिन अंदर जाने के लिए अभी उन्होंने कोशिश नहीं की है, क्योंकि ये एरिया लगातार यूएसए के सैटेलाइट के मॉनिटरिंग में है लाइव, कि वो अंदर घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूएसए को ये शक है कि एनरिच्ड यूरेनियम जिसकी हम बात कर रहे हैं 304 किलो, ये इन्हीं 2-3 इलाकों में छिपा के रखे गए अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूजेस। तो यूएस प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3-4 बार ये इंडिकेट किया कि हम ईरान के साथ जाकर इसे निकाल लेंगे, क्योंकि IAEA ने लगातार कंफर्म किया है कि इन इलाकों में कोई रेडियो एक्टिव लीक नहीं देखे गए थे जून के बाद या अभी रिसेंट हमलों में। तो इन्हें लगता है कि वो अभी भी सेफ है। उसको वो न्यूक्लियर डस्ट बोल रहे हैं ट्रंप, उसको निकालने की कोशिश। कल के इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से ये पूछा गया कि आप उसको कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोला मिलकर निकालेंगे। फिर
रिपोर्टर ने जो कंपेयर था उसने पूछा कि क्या आप मिलिट्री ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो नेतन्याहू ने स्पेसिफिकली बोला कि ये सवाल अगर आप पूछते रहेंगे तो मैं इन सवालों को डॉज करूंगा, क्योंकि मैं अपने मिलिट्री प्लान्स आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। हालांकि सबसे अच्छा तरीका होगा इस डस्ट को निकालने का, आम सहमति से उसको वहां से हटाया जाए। और इसी मुद्दे पे ट्रंप पुतिन से लगातार बात कर रहे हैं, 2 बार। फिर उन्होंने कल नेतन्याहू से बात मिलकर निकालेंगे, मतलब ईरान की सहमति से, ईरान की साझेदारी से निकालेंगे? जी हाँ, वो ईरान के जो उन्होंने विश लिस्ट भेजी है सिंगल पेज की, जो अभी करंट में, जिसको कल रात को यूएस प्रेसिडेंट ने गार्बेज बोला है, कूड़ादान, ये उनका गार्बेज पीस जो हमारे पास आया है एज अ रिस्पॉन्स टू अमेरिकन प्रपोजल, सिंगल पेज प्रपोजल के रिस्पॉन्स में ईरान ने जो भी रिप्लाई भेजा है, जो कि हमें अभी नहीं पता है, उसको पीस ऑफ गार्बेज बोला। पहले कहा था परसों की नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, आई एम नॉट हैप्पी, और कल उसको पीस ऑफ गार्बेज बोला। तो इसमें इनका एक मेन मुद्दा है कि वो यूरेनियम कहां जाएगा, और ट्रंप अभी भी प्रपोज कर रहे हैं कि ईरान हमारे साथ मिलकर उसे निकाले। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि अगर ईरान खुद से इसको निकालकर यूएसएसआर रशिया भेजेगा तो शायद वो इसमें गेम कर सकते हैं, उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो दूसरा यूरेनियम भेज सकते हैं, एनरिच्ड वाले को नहीं भेज सकते, क्योंकि उसमें आईएईए या यूएसए की टीम जब तक सम्मिलित नहीं होगी तब तक ये यूएस का शक बरकरार रहेगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर ईरान नहीं एग्री करेगा तो हम इसको खुद से निकालेंगे, जो कि आपका ये जो सवाल है फुट ऑन ग्राउंड की तरफ इंडिकेट करता है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, मोनिका। ठीक है डॉक्टर अद्रिताब, इस पर आपका क्या पक्ष है? अभी तक अगर हम देखें दोनों ही पक्षों में बात नहीं हो पा रही है और ग्राउंड ऑपरेशंस का जिक्र हो रहा है, फिर ये एनरिच्ड यूरेनियम मिलकर निकालेंगे। अगर मिलकर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब तो ये है कि भाई सहयोग आपके बीच, साझेदारी जो है वो बनने की उम्मीद नजर आ रही है और बातचीत होगी आपके बीच, यानी कि सब कुछ ठीक है। मोनिका जी देखिए, अभी ये कहना कि यूरेनियम निकालेंगे उसका कोई प्लान भी नहीं दिया है, और कल रिपोर्टर ने पूछा ट्रंप से तो उन्होंने उस पर कुछ बताया भी नहीं है। ये तो निकालने की बात तो बाद में होगी, पहले टेबल पे तो आए। टेबल पे आने की ही अभी संभावना दिख नहीं रही है। ईरान बातचीत से आने से पहले कह लीजिए अपनी बढ़त बना रखा है, और जो हॉर्मुज पे इसने कब्जा कर रखा है उसको अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है, और निगोशिएशन से पहले आप एक तरह से कह लीजिए कि अमेरिका को अपनी शर्तों पे झुकने को मजबूर कर रहा है। अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। जब तक बातचीत नहीं होगी, बातचीत में तो परमाणु का मुद्दा पीछे चला गया है। ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं, लेकिन ट्रंप के कहने से हो तो नहीं रहा है। अब ये पूरी बात, पूरा दारोमदार मुझे लगता है जो चीन में उनकी मीटिंग है उस पे डिपेंड करता है। यूरेनियम या उससे पहले जो सबसे क्रिटिकल है, और उस पे यूएस भी बार बार कह रहा है, हॉर्मुज की नाकाबंदी को हटाना, ईरान वहां से अलाउ करे। तो ये सारी चीन में मीटिंग में होगा, क्योंकि चीन ईरान का आज के डेट में सबसे बड़ा खरीदार भी है, सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। और चीन, जब तक चीन ही एक ऐसा देश मुझे अभी लग रहा है जो ईरान को कन्विंस कर सकता है, जैसे पहले भी उसने किया है, तभी फिर ये न्यूक्लियर की बात होगी। तो उसके लिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगले 2-3 दिन बहुत क्रिटिकल होने जा रहे हैं। एक तरफ तो ब्रिक्स जो देश हैं उनकी 11 देशों का जो संगठन है उसके विदेश मंत्रियों की मीटिंग दिल्ली में होने वाली है, और पैरेलली 15 तारीख को या 14 से कह लीजिए, इनफैक्ट 13 को कल पहुंच रहे हैं ट्रंप चीन, और परसों उनकी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। तो इस मीटिंग में क्या चीन को वो समझा पाएंगे, क्या चीन पे वो दबाव बना पाएंगे ईरान को टेबल पे लाने के लिए, ये सारा उस पर डिपेंड करेगा। हॉर्मुज को खोलना, और देखिए ईरान ने अपनी बढ़त इस तरह से बना रखी है कि हॉर्मुज पे कैप्चर करके उसने तेल के दाम को कमने नहीं दिया है। और जब तक तेल का दाम बढ़ा रहेगा, अमेरिका और पूरे विश्व पे उसका प्रेशर कायम रहेगा, और ये उसके लिए एडवांटेज की स्थिति में है। तो ये कहना कि यूरेनियम को हम कैसे निकालें, ये तो बाद की बात होगी। निकालने का प्रॉपर प्लान ऑब्वियसली बैकडोर में तो तैयार होगा इनके पास। डोनाल्ड ट्रंप की सुई तो परमाणु पर ही अटकी हुई है, परमाणु समझौते पर। होर्मुज की तो बात ही नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है होर्मुज पर तो ईरान से वो बातचीत चाहते ही नहीं है। ईरान ये लगातार कह रहा है कि होर्मुज पर नाकाबंदी खोलो तो वो आगे कंटिन्यू बातचीत करे। एक अपडेट जरा साझा कर ले, आप लोग के पास लौट रहे। सिचुएशन रूम बैठक के बाद ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया। सिचुएशन रूम में बैठक हुई है, उसके बाद ट्रंप का बयान, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा, परमाणु पर ईरान की प्रतिक्रिया मंजूर नहीं, ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है।
ईरान को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दोहराया गया है। परमाणु पर ईरान का जो रिएक्शन है, ईरान की जो प्रतिक्रिया है वो मंजूर नहीं, ईरान को परमाणु कार्यक्रम बंद करना होगा। मनोज जी, ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की बात पहले भी एक बार हो चुकी है और अब फिर इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या ये मुमकिन है कि इजराइल और अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन कर सकते हैं और ईरान को घेर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं? अमेरिका जो है वह सभी तरह का ऑप्शन खुला रखा है और हो सकता है कि वो भी कर ले और उनको अगर लगेगा कि एडवांटेज पोजीशन में रहेंगे ग्राउंड ऑन फुट में रहने के बावजूद भी, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका और इजराइल मिलके ज़रूर करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब तक उनको समझ में नहीं आ पाया है कि कैसे वहाँ पे किया जाए। शायद अगर वो एडवांटेज पोजीशन में होता तो ज़रूर अमेरिका ऐसा कर दिया होता। ये बहुत मुश्किल सब बड़ा सिचुएशन है क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन ईरान का अलाउ नहीं करता है कि इस तरह के एक्शन लिया जाए। और जहाँ तक आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी जो है अपना विदेश मामलों के मंत्री वहाँ के जो है वो भी यूनाइटेड किंगडम से, यूके से और ऑस्ट्रेलिया से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो हालांकि पहले ही यूरोपियन नेशन ने बोल दिया है कि हम इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे किसी न किसी रूप में, क्योंकि ट्रंप जी ने बताया ही नहीं कि इसका रीजन क्या है युद्ध में जाने का। तो धीरे धीरे अलग थलग तो अमेरिका बढ़ ही गया है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि अमेरिका जैसे कंट्री नॉर्मली कोई कंट्री को रीच आउट नहीं करते हैं, उल्टा यूरोपियन कंट्रीज ही कोशिश करते हैं कि अमेरिका के पास जाए और कोई भी रणनीति जो है बनाया जाए। नाटो कंट्रीज को ऑलरेडी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऑलरेडी उनको ऐसा बोल दिया है कि बस नाटो जो चल रहा है वो अमेरिका के कारण ही चल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से रीच आउट कोशिश कर रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, अमेरिका सोच रहा है कि उनके साथ आए। इससे जो है ईरान पे एक अन्य दबाव बढ़ेगा और ईरान को लगेगा कि अगर सभी यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज और अमेरिका मिलके और इजराइल मिलके अगर कुछ एक्शन लेता है तो एक डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। और जिस तरह से ट्रंप का जो है चाइना का भी दौरा है 13 से 15 तक, इसमें भी ट्रंप जो है ये इशू को उठाएगा और कोशिश करेगा कि चाइना को पे दबाव दिया जाए कि जो भी सपोर्ट किसी भी रूप में सपोर्ट अगर ईरान को दिया जाए तो उसको कम किया जाए। जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं कि ताइवान का भी मुद्दा वो उठाएगा। तो वो ये भी जो है सिचुएशन इस तरह से बना हुआ है कि ट्रंप किसी न किसी रूप में हटने के लिए तैयार नहीं है। ट्रंप का हठधर्मी जो है अभी बरकरार है। ट्रंप कोशिश ऐसा लग रहा है कि कर ही नहीं रहा है कि इस युद्ध जो है जल्दी से जल्दी खत्म हो। जिस तरह से 14 पॉइंट और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे, जैसे जिक्र किया है कि मुझे प्रस्ताव पसंद है। एक जरा बयान सुन लेते हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। सीजफायर पर ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है सीजफायर अब अपने अंतिम चरण में है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। मुझे ईरान का प्रस्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया, ईरान का प्रस्ताव किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। एक बार सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया विस्तृत तरीके से। After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. नासिर, ये जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने जो प्रस्ताव भेजा कचरा है ये प्रस्ताव और मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद एक तो ये डोनाल्ड ट्रंप की शब्दावली, दूसरा ये कि क्या एक बार फिर से इम्प्रोवाइज करें इस पूरे प्रस्ताव को, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इशारा दिया जा रहा है और इसका इम्पैक्ट होगा, ईरान फिर से इम्प्रोवाइज करेगा या फिर ढाके तीन पात? देखिए मोनिका, जिस तरफ से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसको जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है कबूल नहीं किया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया है। उससे साफ लगता है कि जो प्रस्ताव में जो कंडीशंस लिखी होगी वो अमेरिका को न पहले उस पर वो विलिंग थे, न वो आज वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मेंशन होगा और उसके साथ साथ जो परमाणु बन रहा है वो जो है वो मेंशन होगा, उस पे कतई जो है अमेरिका झुकने के लिए तैयार नहीं है। और उसके साथ साथ इन रिटर्न अगर देखेंगे ईरान भी जो है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है जब तक यूएस ब्लॉकेड जो है हटेगा नहीं। उसके साथ साथ जो परमाणु यूरेनियम बन रहा है वो हैंड ओवर करना या उस पर काम करना बंद करना, उस पर भी ईरान विलिंग नहीं है। उसी पे पहले भी पीसफुल टॉक जो है पहले फेल हुए और दूसरी बार जो है ईरान इस्लामाबाद चला वहां पे गया ही नहीं, और तीसरी बार लगातार जो ईरान की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस ब्लॉकेड हटेगा नहीं तब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा, और यूरेनियम को भी हम ना बाहर जाने देंगे ना हम किसी के हवाले करने वाले। इससे कहीं ना कहीं साफ लगता है अब जो आने वाला समय होगा, अगर चाइना में बातचीत जो मीटिंग होने वाली है जिसमें ईरान भी मौजूद होगा और अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप भी जाने वाले हैं, अगर वहां पे बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई तो आने वाले समय में जो है कुछ सिचुएशन और अलग ही देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दिन ब दिन अगर देखा जाएगा दोनों में जो क्लैश जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, दोनों में जो सिचुएशन बनी हुई है वो बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरफ से कंटिन्यूसली स्टेटमेंट जो अब सामने आ रही है, स्पेशली कल से जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं सीज फायर वेंटिलेटर पे, लाइफ सपोर्ट पे है, उसके साथ साथ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किसी भी हाल में यूरेनियम हम लेके रहेंगे। अब नासिर और उसके उन्हें लग रहा है साथ लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है। पहले उन्होंने कहा कि सीज फायर बरकरार है, भले ही घाटी में तनाव बना हुआ, मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ। साहिब साहब, अब ये कहना कि ग्राउंड ऑपरेशन ना कर सकते हैं, या फिर जो नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, क्या ये भी प्रेशर टैक्टिक है? और अगर देखें तो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान को बताने की कि ग्राउंड ऑपरेशन भी हम कर सकते हैं। मोनिका, इजराइल बहुत अर्जेंटली चाहता है कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस करना, तो ये पोस्चरिंग नहीं है। जब भी ट्रंप नेतन्याहू से बात करते होंगे, कयास लगा सकते हैं हम, नोइंग द हिस्ट्री ऑफ नेतन्याहू's थॉट प्रोसेस, कि वो बहुत कीन है कि अभी एक राउंड ऑफ अटैक्स और हों, और साथ के साथ कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस कोस्टल एरियाज में, खार्ज में, बुशहर में या तेहरान में, इन 4 जगहों पे उनका खास इंटरेस्ट होगा कि कुछ ना कुछ ग्राउंड ऑपरेशंस किए जाएं। लेकिन ट्रंप इस पे राइट अवे एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिकन फोर्सेस को इन दी लाइन ऑफ फायर डालने में ट्रंप को बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी अपने देश में। इस वजह से वो इस पे डेलिब्रेशंस कर रहे होंगे। लेकिन पिछले 24 घंटे 36 घंटों में ये जो वॉर रूम की ब्रीफिंग हो रही थी, इसका कारण कुछ और था। अमेरिका अभी भी ईरानियन एयर स्पेस को मिलिट्री एयरक्राफ्ट से वायलेट कर रहा है, हॉर्मुज तो ब्लॉक कर ही रखा है, साथ के साथ इनके फाइटर एयरक्राफ्ट ईरानियन एयर स्पेस में सॉर्टीज कर रहे हैं। और इसी दरमियान ऐसी खबर है, आपने कैप्चर किया होगा, कि 2 F-35 पिछले 24 घंटे में इमरजेंसी डिक्लेयर करके ईरान से यूएई में लैंडिंग करे। ये बहुत मेजर डेवलपमेंट है, क्योंकि आज से 10-15 दिन पहले KC-135 अमेरिका के 2 मेजर जहाजों ने सिमिलर इमरजेंसी, स्क्वाड कोड 7700 बोलते हैं उसको, एक्चुअली एविएशन में 3 स्क्वाड कोड्स होते हैं, 7500, 7600 एंड 7700। ये सिग्नल्स तब रिलीज किए जाते हैं जहाजों के द्वारा जब उनके पास कोई मेजर इमरजेंसी होती है। और ये F-35 ने भी ईरान के ऊपर स्क्वाड कोड 7700 डिक्लेयर किया है, फिर यूएई की तरफ जाता पाया गया और उसके बाद एविएशन रेडार से गायब हो गया। तो अब ये यूएई में लैंड किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में लोग चर्चाएं कर रहे हैं। इस बारे में अमेरिकन पेंटागन को यूएस प्रेसिडेंट को ब्रीफ करना पड़ा होगा कल वॉर रूम में। जो डिस्कशन हुआ होगा वो इस पे ज्यादा फोकस हुआ होगा कि क्यों बार बार हमारे जहाज ईरान के अंदर जाते ही किस तरह की इमरजेंसी फेस कर रहे हैं, जिसमें चाइना एंगल दिखता है। चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इन एयरक्राफ्ट जो 5th जनरेशन और 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं, इनके एवियोनिक्स को, इनके ऑनबोर्ड इक्विपमेंट्स को जैम कर सकता है जब ये ब्लाइंडेड हो जाएंगे एनिमी जोन में, और इन्हें तुरंत वापस आना पड़ेगा। और ऐसी बहुत सी और सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे इन जहाजों को डिसफंक्शनल बनाया जा सकता है, और ये ईरान के पास होने की चर्चाएं हो रही होंगी, तो वो एक अलग डेवलपमेंट है। ग्राउंड फोर्सेस इन ईरान पे मैं रिपीट कर दूं, Israel will be more than keen, America will be very careful. So is it a chance ऐसा पॉसिबल है कि अमेरिका ना सपोर्ट करे लेकिन ईरान को वो हरी झंडी दे और ईरान वो ग्राउंड ऑपरेशंस अंजाम दे? इजराइल हाँ, अमेरिका इस तरह का सिंगल हैंडेड डिसीजन इजराइल के पास फॉर ईरान नहीं छोड़ेगा। उन्होंने इजराइल को लेबनान के लिए फ्रीडम दे रखी है, लेकिन इजराइल अकेला ईरान में घुस के कोई ग्राउंड ऑपरेशन करे, इसके चांसेस मोनिका बहुत कम है।
ठीक है, इस बीच एक अपडेट जरा साझा करें। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान, सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार, हम हर विकल्प के लिए तैयार हैं, हमारे जवाब से हैरान रह जाएगा दुश्मन। ये ईरान की तरफ से दोहराया गया ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ की तरफ से ये स्टेटमेंट, जिसमें कहा गया सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, हम हर विकल्प के लिए तैयार है। डॉक्टर अजित, आप क्या स्टेटमेंट को इस तरीके से देखें, क्योंकि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया कि प्रपोजल कूड़ा है, ये जो प्रस्ताव भेजा ईरान ने, ये कूड़ा है, इसका कोई अगर देखे कोई मतलब नहीं निकलता है और वो इससे पूरे तरीके से डिससेटिस्फाइड है। सो ईरान ये भी समझ रहा है कि मुमकिन है कि अगर प्रपोजल्स काम नहीं किए, अगर बातचीत नहीं हो पाई, तो मुमकिन है कि युद्ध छिड़े, और ऐसे में हम भी पूरे तरह से तैयार है। अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेशर टैक्टिक्स अपनाकर ये बता देंगे कि अगर बातचीत नहीं होगी तो आपका नुकसान है, सो ऐसा नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।